हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। आज थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा चेंज आपको मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन के सीरीज़ के बारे में आपसे बात किया था, और वो आज से हम क्या करें, इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। उसका बहुत ही एक सॉलिड सा रीज़न है, और रीज़न ये है कि आपके पास जो क्वेश्चंस हम कराते थे, आपको जो क्वेश्चंस हम कराते थे 50 क्वेश्चंस तो हम करा देते थे, बट वो क्या होता था ना कि क्वालिटी वाइज नहीं हो पाता था। ठीक है ना, वो क्वांटिटी वाइज तो होता था, बट वो क्वालिटी वाइज नहीं हो पाता था। तो अब हम क्या करेंगे कि इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, तो इसमें क्या है कि हम क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी हम दोनों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि मेटल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी थ्योरी को भी देखेंगे। एक एक क्वेश्चन का जो भी इससे रिलेवेंट थ्योरी होगी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और मे बी आपको अच्छे समझ में आएगा। और देखने के बाद से आप खुद डिसाइड कर लेना कि लेवल क्या है। मे बी कि ये जो लेवल होगा वो गेट के लिए होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर लेते हो तो यूपीपीएससी या फिर एसएससी जेई के लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो लेवल हमने गेट का कर रखा है, अच्छा थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ा रखा है, तो आप देखना और उसके बाद से आप खुद से डिसाइड कर लेना। अगर इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तो हमें सपोर्ट करें आप, ताकि हम अच्छे और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए हम प्रोवाइड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये आपके जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। बट आपको याद होगा कि लास्ट वाले जो वीडियो था उसमें हमने एक क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो था उस वाले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, आपको होमवर्क दिया था। तो होमवर्क वाले क्वेश्चन के बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो मे बी कि 90% लोगों ने तो उसे कर ही लिया होगा, तो मैक्सिमम लोगों ने उसे कर लिया होगा। जो लोग नहीं कर पाए थे उनको मैं बताता हूँ, एक बार क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के बाद हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद से फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड करें। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से इसमें फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, हमें बस क्या करना है, ये इसमें फार्मूला पुट करना है। क्वेश्चन में कह रहा है, इन द कास्टिंग ऑफ एन एल्यूमिनियम बॉल, अ बॉल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर solidify in 20 minutes. The time taken by another ball made of aluminium only to solidify of diameter 40 सेंटीमीटर would be equal to। ठीक है, आपको बताना कितना टाइम लगेगा सॉलिडिफाई होने में। ठीक है, ये आपको बताना है। इसको देखो कैसे करते हैं, सिंपल सा एक फार्मूला है, छोटा सा एक फार्मूला है, उसको आपको याद रखना है, और मैं आपको बताऊंगा याद करने का तरीका भी क्या है। ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन टाइम इक्वल टू होता है सॉलिडिफिकेशन फैक्टर इनटू वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी हम अगर आपने कहीं भी बुक वगैरह में देखा होगा या फिर कहीं अगर आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे सरफेस एरिया या फिर न लिख के वो क्या सिंपली ए लिख देते हैं या v/a कर देते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ गलत नहीं है, बट आपको समझने में कभी भी दिक्कत हो सकती है। अगर आप इनकेस अगर भूल जाते हो तो आप समझ नहीं पाओगे कि सरफेस एरिया है या क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर कौन सा एरिया है। ठीक है, तो अगर आप जो फॉर्मूले को लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप घर पर बैठ के प्रैक्टिस करना है, तो आप उसको सरफेस एरिया ही लिखें, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। ठीक है, ताकि कभी भी आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो कभी आप भूलो ना। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो जब बॉल की बात कर रहा है तो बॉल कैसा होता है, स्फेयरिकल होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा स्फेयर के लिए जो होता है वो होता है उसका डायमीटर, बॉल का जो डायमीटर होगा वो डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और मैं आपको स्फेयर का बता दिया, क्यूब का मैं आपको बताता हूँ क्यूब का क्या होता है। अगर हम क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है वो होता है a/6 होता है। ठीक है, a/6। ए क्या होता है, ये होता है आपका, ये साइड है। ठीक है, जो क्यूब है उसका साइड है, और ये है आपका स्फेयर का डायमीटर है। ठीक है ना, तो सिंपल सा भी इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए है तो उसको हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वाले जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल वाले में थोड़ा सा चेंजेज आते हैं। ठीक है, इस वजह से हम उसको क्या करें बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या जो कंटेंट दिया है वो क्या दे रखा है। अ बॉल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर सॉलिडिफाई इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो मतलब कि सॉलिडिफाई ये 20 मिनट्स है, तो इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम 20 हो जाएगा, मिनट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटू के इंटू v/s। ठीक है, v/s क्या होगा, वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया के रेशियो स्फेयर के लिए कितना होगा d/6, और d कितना है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सा बिना मल्टीप्लिकेशन के आप सिंपल ऐसे लिख लेना 20 × 20 डिवाइडेड बाई 6 × 6। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना, k की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 × 6 × 6 डिवाइडेड बाई 20 × 20। ठीक है, आप कैलकुलेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना, आप सिंपल सा ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके लिख लेना, ताकि जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, सॉलिडिफिकेशन टाइम किसके लिए पूछ रहा है, एक ऐसी बॉल के लिए पूछ रहा है जिसका डायमीटर कितना 40 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। उसके लिए हो जाएगा TS = K
वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया का स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू देखो यहाँ पे हम ये के की वैल्यू हमने फाइंड किया है। के की वैल्यू हमें क्या करना है कि सिंपल इसको पुट कर देना है। के की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20 इंटू, अब हम करेंगे v बाई एस है। ठीक है, v बाई एस का मतलब ये होगा कि आपका ये स्क्वायर की बात कर रहा है तो डायमीटर डिवाइडेड बाई 6, तो डायमीटर कितना 40, अब 40 का स्क्वायर हमें करना 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6। ठीक है, अब इतना सिंपल से कैलकुलेशन आप इसे बहुत ही ईजिली से कर सकते हैं। देखो ये 6 इंटू 6 से ये कट जाएगा। ठीक है, इस 20 से आप इसको कट देना और ये 20 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, अब जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 80 मिनट। ठीक है, 80 मिनट आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो 80 मिनट के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन था, आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करें और अगर आपको पता है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में या फिर अदर जो जिस चीज़ के बारे में आप चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। द चिल ब्लॉक्स यूज्ड इन कास्टिंग समटाइम्स हैव द इफेक्ट ऑफ, अगर आपने चिल्स का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चिल्स हम किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, चिल्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें क्या करता है कि जो कास्टिंग होती है उसमें क्या है कि हमें सोल्ड जो कूलिंग का जो रेट होता है उससे हमें क्या करना होता है, बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। ठीक है, कूलिंग का रेट हमें क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। अगर जब हम कूलिंग का रेट इंक्रीज करेंगे तो जो सॉलिडिफिकेशन का टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें आप देखो ये ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज कूलिंग रेट, तो देखो डिक्रीज कूलिंग रेट के लिए हम ये यूज ही नहीं करते क्योंकि हमारा जो मोटिव होता है चिल्स का यूज करने का या कूलिंग रेट को इंक्रीज करना। तो इंक्रीज कूलिंग रेट देखो ये हो सकता है, हेंस इंक्रीज सोलिड नहीं, अगर कूलिंग रेट इंक्रीज हो रहा है तो सोलिडिफिकेशन टाइम डिक्रीज होगा, तो इस वजह से यह बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिक्रीज कूलिंग रेट तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, इंक्रीज कूलिंग रेट एंड हेंस डिक्रीज सोलिडिफिकेशन टाइम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप इसको कर लेना, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हम कराएंगे आज, तो उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, चिल्स के बारे में भी देख लेते हैं। ये हाँ थोड़ा सा कंटेंट हमने आपके लिए डाल रखा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। किसी भी तरीके के अगर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं चिल्स के बारे में तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चिल्स कैन प्रोवाइड एन at appropriate location in order to have the rapid solidification at those point। ठीक है, इसका देखो इस लाइन का मतलब ये है ना कि अगर आप कास्टिंग में जहाँ पे चाहते हैं कि आपको कूलिंग रेट इंक्रीज करना है तो आप करके अगर उस पार्टिकुलर पोजीशन पे, उस पार्टिकुलर लोकेशन पे आपको चिल्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो चिल्स भी दो तरह के होता है, क्या होता है, इंटरनल होता है, एक होता है एक्सटर्नल होता है। ठीक है, आप इंटरनल चिल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटर्नल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल चिल्स क्या होता है, स्मॉल मेटल पार्ट्स आर प्लेस्ड इनसाइड द मोल्ड कैविटी बिफोर पावरिंग सो दैट द मोल्टेन मेटल विल सोलिडिफाई फर्स्ट अराउंड दीज पार्ट। ठीक है, तो एक बार आप इसको क्या करना कि इसको रीड कर लेना इंटरनल चिल्ड के बारे में। और ये क्या मतलब कि इसको क्या कर इसका देखो ये मतलब है कि इंटरनल जो चिल्ड होती है उसको मेटल के कोई भी छोटे से पार्ट हो उसको हम क्या करते हैं कि जो मेटल को हम पावर करते हैं। ठीक है, मोल्ड कैविटी में उससे पहले हम चिल्स को रख देते हैं जहाँ भी हमें कूलिंग रेट फास्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो वहाँ पर इसको करते हैं। एक्सटर्नल चिल्स क्या होता है, दे आर द मेटल इंसर्ट केप्ड इन द मोल्ड वॉल। ठीक है, ये मोल्ड वॉल पे इस्तेमाल करते हैं इसका, दैट कैन एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द मोल्टेन मेटल मोर रैपिडली दैन द सराउंडिंग सैंड। ठीक है, मतलब कि सैंड जो जिस रेट से वो हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा उससे क्या होगा कि जो चिल्स है उससे और तेजी रेट से एक्सट्रैक्ट करेगा, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट द लोकलाइज सोलिडिफिकेशन दे आर द मैनली यूज इन द सेक्शन ऑफ द कास्टिंग दैट आर डिफिकल्ट टू सप्लाई विद द मोल्टेन मेटल। एक बार इसको रीड कर लेना आप, काफ़ी अच्छा कंटेंट मैंने डाल रखा है। मे बी कि जो दो तरह के ये चिल्स हैं बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है। ठीक है, तो चिल्स यहाँ पे दो तरह के हैं, इंटरनल चिल्स और एक्सटर्नल चिल्स। और चिल्स हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, किसी भी लोकेशन पे कूलिंग रेट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशन ऑफ सोलिडिफिकेशन फैक्टर यूज्ड इन पॉपुलर कास्टिंग इक्वेशन ऑफ द कैंसिस। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका आंसर क्या होता है, एक बार आप इसको ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। सोलिडिफिकेशन फैक्टर का एक बार हम देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कहते हैं कि यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो आप देखना क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे तो नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जो सोलिडिफिकेशन फैक्टर होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
क्या होता है, सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसको यूनिट होता है। इसको क्या करें, डायमेंशन में लिखना है। डायमेंशन में कैसे लेंगे, सेकंड को हम क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, और मीटर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे तो एक एल की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका डायमेंशन, किसका, सोलिडिफिकेशन फैक्टर का, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप देखो ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी जेईई में आते हैं और इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेविटी डाई कास्टिंग प्रोसेस। देखो इसमें मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, बहुत ही बेहतरीन इसके बारे में, ग्रेविटी डाई कास्टिंग के बारे में, ठीक है। इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है द ग्रेविटी डाई कास्टिंग प्रोसेस। एक बार आप इसे खुद से करें, उसके बाद से मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। परमानेंट मोल्ड और द ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ठीक है। अब देखो इसको दो नाम से जानते हैं, इसको एक नाम से जानते हैं परमानेंट मोल्ड और दूसरा नाम है इसका ग्रेविटी डाई कास्टिंग। और जो परमानेंट मोल्ड है इसको यूएसए में इसको परमानेंट मोल्ड कहते हैं, और अगर आप ब्रिटेन वगैरह में उस साइड में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको ग्रेविटी डाई कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो नाम पे थोड़ा सा एक जनरल से इन्फॉर्मेशन है, बट आप दोनों नाम से इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको दोनों नाम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसे देख लेते हैं, इसके देखो एडवांटेज भी हैं, उसके बाद से हमने यहाँ पे डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ग्रेविटी ओनली एंड नो एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू फोर्स द लिक्विड मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी, ठीक है। मोल्ड कैविटी में जो लिक्विड मेटल जाता है वो किसकी वजह से जाता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स की वजह से जाता है, और एक्सटर्नल किसी भी तरीके का कोई प्रेशर वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको ग्रेविटी डाई कास्टिंग का नाम दिए हैं, या फिर हम इसको कॉल करते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ठीक है। हाउएवर द लिक्विड मेटल सोलिडिफाई अंडर द प्रेशर ऑफ मेटल इन द राइजर, ठीक है। अब राइजर में जो मेटल जहाँ तक चला जाता है ना, उसकी प्रेशर की वजह से ये सोलिडिफाई होता है, ठीक है। मतलब एक जनरल से एक पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। द मेटेलिक मोल्ड कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स बिफोर इट इज डिस्कार्डेड और रीबिल्ड, ठीक है। मतलब मेटेलिक मोल्ड हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट मोल्ड होता है, मेटेलिक होता है, और आपको पता हो कि अगर मेटेलिक मोल्ड का इस्तेमाल हम करते हैं तो ये काफ़ी तो कॉस्टिंग इसका बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि ये इकोनॉमिकली नहीं है अगर आप जब तक कि मास प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी डाई कास्टिंग है, इसमें अगर मास प्रोडक्शन करते हैं तो ये आपके लिए सूटेबल है, अदरवाइज ये बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। दीज मोल्ड आर मेड ऑफ डेंस फाइन ग्रेन्ड हीट रेसिस्टेंस कास्ट आयरन। अब यहाँ पे मैंने मटेरियल का भी देखो नाम लिखा है, तो किसी भी तरीके का ना कोई कंप्लेन आनी नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आपको बेटर से बेटर कंटेंट आपको दे दिया जाए, ठीक है। मतलब कि जो कुछ भी है आप सब ले लो। यहाँ पे हीट रेसिस्टेंस होना चाहिए, और किसका बना हुआ, कास्ट आयरन का होगा, या तो स्टील का होगा, या ब्रॉन्ज का होगा, या फिर एंड्रॉइज एल्यूमिनियम का होगा। सिर्फ एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे नहीं है, अब मैं आपको फिर से रिपीट कराता हूँ, फिर से मैं ध्यान दिलाता हूँ, सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं है, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम के यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइड है, या फिर कोई भी सूटेबल ऑफ मटेरियल जो अगर होता है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि कास्ट आयरन का बनता है, स्टील का भी इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉन्ज का भी होता है, एनोडाइज एल्यूमिनियम हो जाएगा, फिर ग्रेफाइड होगा, ठीक है। तो इतना मेटल का नाम अगर ध्यान रखते हो तो वेल एंड गुड है, तो बेस्ट है ये आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, इन द ग्रेविटी डाई कास्टिंग प्रोसेस द मोल्ड इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। देखो ये एल्यूमिनियम है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसी वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन एक बार दिखा दिया, ठीक है। एनोडाइज एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एन एक्सपेंडेबल मोल्ड इज यूज्ड, सी ऑप्शन दे रखा है, द कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस एलॉय प्रोडक्ट आर कास्ट, द लिक्विड मेटल इज पॉल्ड इन द डाई अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना है कि पहले हम सारा कंटेंट एक बार रीड कर लेते हैं ना, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एडवांटेज में क्या है कि फाइन एंड डेंस ग्रैंड स्ट्रक्चर इज अचीव्ड इन द कास्टिंग। दूसरा दे रखा है, नो ब्लो होल्स एग्जिस्ट, मतलब कि ये जो ब्लो होल्स वगैरह हैं, जो डिफेक्ट हैं वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस इज इकोनॉमिकल फॉर मास प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप मास प्रोडक्शन करते हैं तो जाकर ये इकोनॉमिकल है, अदरवाइज ये आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ रैपिड रेट ऑफ कूलिंग द कास्टिंग प्रोसेस फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और ये काफ़ी मतलब कि अच्छा होता है अगर आप मोल्ड में अगर फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है तो काफ़ी थोड़ा सही होता है, ठीक है। फिफ्थ दे रखा है, क्लोज डायमेंशन टॉलरेंस जॉब एक्यूरेसी इज पॉसिबल। ये सारा चीज़ एक बार पॉइंट आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट मैंने डाले हैं। गुड सरफेस फिनिश हो जाएगा, ठीक है, सरफेस डिफेक्ट आर ऑब्टेन, कास्टिंग डिफेक्ट ऑब्जर्व इन द सैंड कास्टिंग आर एलिमिनेट। जो भी सैंड कास्टिंग में जो डिफेक्ट्स आते हैं वो क्या होता है, इस वाले में आपको नहीं मिलेंगे, वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। फास्ट रेट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी अटेंड, ठीक है, फास्ट रेट। अब ये चीज़ें क्या है कि आपको एसएससी जेईई में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो भी मैंने आपको ये एडवांटेज बता रहा हूँ मैं, इसी में से ही क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो अब याद रखा, ग्रेविटी डाई कास्टिंग में क्या होगा कि आपका जो भी सैंड कास्टिंग में जो भी आपको डिफेक्ट मिलते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, सरफेस फिनिश गुड होता है, ठीक है, और जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो हाई होता है, ठीक है, फास्ट होता है, हाई होता है।
नेक्स्ट है द प्रोसेस रिक्वायर लेस लेबर, ठीक है, ये भी आप याद रखना। अब देखो डिसएडवांटेज के बारे में क्या, डिसएडवांटेज क्या क्या है ये देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे दे रखा है द कॉस्ट ऑफ मेटालिक मोल्ड इज हायर देन द सैंड मोल्ड, ठीक है, सैंड मोल्ड का मतलब आप इजीली बहुत ही सस्ता रहता है, और यहाँ का मेटालिक मोल्ड का इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए महंगा पड़ेगा, ठीक है। द प्रोसेस इज इम्प्रैक्टिकल फॉर द लार्ज कास्टिंग, लार्ज कास्टिंग के लिए ये मतलब सूटेबल नहीं है, नहीं बना सकते लार्ज कास्टिंग का, ठीक है, मतलब मीडियम साइज की जो कास्टिंग होती है उसके लिए सूटेबल होता है। द सर्फेस ऑफ कास्टिंग बिकम द हार्ड ड्यू टू द चिलिंग इफेक्ट, ठीक है, हार्ड भी होता है, सर्फेस हार्ड हो जाता है। उसको हाई मेल्टिंग प्लॉय जो भी एलॉय है उसके लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके 2-3 इसके डिसएडवांटेज है, बट एडवांटेज आपने देखा बहुत ज़्यादा है। एप्लीकेशन इसका देख लें, एप्लीकेशन क्या है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंड द मीडियम साइज कास्टिंग सच एज कार्बोरेटर बॉडीज, ऑयल पंप बॉडीज, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन। तो ये आप इसको याद रखना, ठीक है, ये भी एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि स्मॉल और मीडियम साइज कास्टिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और स्मॉल और मीडियम साइज में कास्टिंग में क्या क्या आता है आपको मिल जाएगा, कार्बोरेटर बॉडीज हो जाएगा, ऑयल पंप, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, ये जो भी कुछ पॉइंट में डालें ये आपको मतलब याद रखना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। इट इज़ वाइडली सूटेबल फॉर नॉन फेरस कास्टिंग, ठीक है, नॉन फेरस कास्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा मतलब कि अच्छा माना जाता है, इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट आपको बताया, देखो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये वाला द कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस एलॉय प्रोडक्ट आर कास्ट, ये मैंने आपको एप्लीकेशन में बता दिए। तो ये जो सी ऑप्शन है ये इसके लिए क्या होगा, ग्रेविटी डाई कास्टिंग के लिए यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन है इनमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल शेप ऑब्जेक्ट इज टू बी कास्ट, द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 240 mm, the solidification factor for casting process is 0.72 into 10 to the power 6 second per meter square, solidification till will be, मतलब सोलिडिफिकेशन आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा, सोलिडिफिकेशन टाइम कितना लगेगा आपको ये बताना है। ये भी देखो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है। एक बार इसको भी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। क्यूबिकल शेप की बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब यूज कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, रेशियो A/6 हो जाएगा, ठीक है, साइड डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम कितना हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम इक्वल टू सॉलिडिफिकेशन फैक्टर 0.72 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू वॉल्यूम। अब इसका साइड कितना है 240 mm है। अब आपको mm को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन फैक्टर में क्या मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे mm में दे रखा है, इसको मीटर में कर लेना। तो मीटर में करेंगे तो 24 हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी कर रहे हैं तो 0.24, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6, ठीक है, सिंपल सा ऐसे ही आपको कर लेना है, मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, ऐसे ही आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करना है। अब देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 है, ठीक है, 10 टू द पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.72 इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर इंटू 0.24 इंटू 0.24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें कर देना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। 72 इंटू 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6, ठीक है, ये आपका आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे जाएगा 36 और ये कट जाएगा 2 टाइम्स, अब आपको हो जाएगा कितना 48 इंटू 24। अब इसका जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1152 सेकंड में मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन फैक्टर जो सेकंड में दे रखा है और यहाँ पे मिनट में दे रखा है। आपको क्या करना है 60 से जब आप डिवाइड कर दोगे तो 19.2 मिनट आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसमें चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, सही है, राइट आंसर है, बी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग डिफेक्ट वर्सेस कॉज ऑफ डिफेक्ट, लोकेट द फॉल्स पेयर। अब यहाँ पे जो भी आप डिफेक्ट्स यहाँ पे नाम देख रहे हैं, श्रिंकेज कैविटी, गैस वॉल, मिश्रण, हॉट टीयर, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे ना कि 1 बाय 1 करके सारे डिफेक्ट एक बार देख लेंगे, ठीक है। सारा डिफेक्ट हम एक बार क्या करेंगे, सारा देखेंगे, एक भी छोड़ने वाले हम नहीं है, ठीक है, सारा डिफेक्ट देखेंगे। चलो श्रिंकेज कैविटी के बारे में देखते हैं। श्रिंकेज कैविटी क्या है, श्रिंकेज कैविटी क्या कहता है, दीज आर द कॉज्ड बाय द लिक्विड श्रिंकेज ऑकरिंग ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग, ठीक है, पहला पॉइंट रहा। दूसरा, टू कंपनसेट फॉर दिस द प्रॉपर फीडिंग ऑफ लिक्विड मेटल इज रिक्वायर्ड, फॉर दिस रीजन राइजर आर प्लेस्ड एट द एप्रोप्रिएट प्लेस इन द मोल्ड। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि स्क्रू मे बी टू थिन, टू लॉन्ग, नॉट अटैच इन द प्रॉपर लोकेशन,
कॉजिंग द श्रिंकेज कैविटी। ठीक है, मतलब ये आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पॉइंट अगर आपने जो स्क्रू लगा रखा है, ठीक है, वो जो स्क्रू आपने लगा रखा है अगर वो प्रॉपर लोकेशन पे आपने नहीं लगा रखा है तो उसमें क्या है, ये डिफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज द थिक स्क्रू टू अवॉइड द श्रिंकेज कैविटी। थिक स्क्रू अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप क्या कर देंगे, श्रिंकेज कैविटी को आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर ये जो डिफेक्ट है आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्ट गेटिंग एंड द राइजिंग सिस्टम, इसकी वजह से भी श्रिंकेज कैविटी होता है, ये रीजन होगा। ठीक है, ये कि फॉल्ट गेटिंग सिस्टम आपने लगा रखा है या फिर राइजिंग सिस्टम आपने गलत तरीके से लगा रखा है तो वो क्या हो जाए, श्रिंकेज कैविटी क्या होगा, ये डिफेक्ट आएगा। इम्प्रॉपर चीलिंग की वजह से भी ये श्रिंकेज कैविटी का जो डिफेक्ट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो अगर आप ए ऑप्शन की हम बात करें, ठीक है, ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या सही है, श्रिंकेज कैविटी के लिए क्या होगा, डिफेक्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ राइजर। तो ये तो क्या होगा ना, ये देखो राइट स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहते देखते हैं गैस डिफेक्ट। गैस डिफेक्ट क्या कह रहा है, अ कंडीशन एग्जिस्टिंग इन द कास्टिंग कॉज्ड बाय द ट्रैपिंग ऑफ गैस इन द मोल्टेन मेटल और बाय द मोल्ड गैसेस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द पॉरिंग ऑफ द कास्टिंग। ठीक है, जब आप कास्टिंग में मेटल को पावर करेंगे या फिर मेटल को जब आप डालेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो गैसेस होती है वो ट्रैप हो जाती हैं। ठीक है, ट्रैप का मतलब कि गैसों को वो क्या हो जाती है, वो रुक जाती है वहाँ पे, कहीं ना कहीं वो फंस जाती हैं, कहीं ना कहीं वो मतलब ट्रैप हो जाती हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इस तो वो जो गैसें जब ट्रैप हो जाती हैं तो इस तरीके के डिफेक्ट आते हैं जिसे हम कहते हैं गैस डिफेक्ट कहते हैं। और गैस डिफेक्ट में भी देखो इसमें भी 2-3 तरह के हैं, 1 बाय 1 करके इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है ना कि देखो पोरोसिटी होगा, ब्लो होल होगा, पिन होल होगा, इस तरीके के 2-3 आते हैं। तो एक बार 1 बाय 1 करके इसको भी देख लेते हैं। द डिफेक्ट इन द कैटेगरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्लो होल्स, पिन होल्स, पोरोसिटी। 3 तरह के हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ब्लो होल है, पिन होल है और पोरोसिटी है। ब्लो होल्स आर द स्फेरिकल और elongated cavity present in the casting on the सरफेस और इनसाइड द कास्टिंग, ये इनसाइड कास्टिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, या फिर सरफेस भी हो सकते हैं, ये पॉइंट का मतलब है। पिन होल क्या कहता है, पिन होल पोरोसिटी क्या है कि ऑकर्स ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस विच गेट्स इन ट्रैप्ड ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ मोल्टेन मेटल। तो ये जो 3-4 पॉइंट हैं आपके पास, इन सारे पॉइंट को आपको रीड करना है। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपने इसमें देखा कि गैस सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने कहीं पे बात नहीं किया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है ना ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब देखते हैं सी वाला, देखते हैं कि मिश्रण के बारे में क्या है। मिश्रण क्या कह रहा है कि डिफेक्ट क्या, जो कॉज ऑफ डिफेक्ट क्या लिखा है यहाँ पे, द इनसफिशियंट सुपर हीट ऑफ लिक्विड मेटल। चलो इसको भी हम देख लेते हैं। मिश्रण क्या कहता है, मिश्रण द मिश्रण एंड द कोल्ड सेट। देखो मिश्रण में भी 2 तरह के होते हैं, एक तो मिश्रण है और जो कोल्ड सेट है वो क्या है एक दूसरे से बेसिकली थोड़ा सिमिलर होते हैं, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता है। ठीक, वो भी हम आपको बताएंगे। मिश्रण एंड कोल्ड सेट डिफेक्ट आर कॉज्ड बाय आदर बाय द लोअर फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्ड और व्हेन द सेक्शन थिकनेस ऑफ द कास्टिंग इज वेरी स्मॉल। ठीक है, व्हेन द सेक्शन ऑफ थिकनेस ऑफ कास्टिंग इज वेरी स्मॉल। Fluidity can be improved by the changing the composition of the metal and by increasing the pouring temperature of the metal। अब देखो ये जो मिश्रण हो गया या फिर आपका कोल्ड सेट हो गया, इनको रिमूव करने के लिए, इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए जो जनरली जो मेथड यूज किया जाता है वो हम क्या करते हैं, जो भी ये पावरिंग मेटल होता है ना उसका हम टेम्परेचर ही बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सबसे इजी यही होता है। आप क्या करोगे, जो पावरिंग टेम्परेचर है उसको क्या करोगे, इंक्रीज कर दो, तो जो फ्लूइडिटी होती है फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। जब फ्लूइडिटी बढ़ जाती है तो जो ये यहाँ तक मेटेरियल नहीं पहुँच पाता है ना, वो क्या हो जाता है, पहुँचता है, अच्छे से पहुँच जाएगा। तो इस सम डिफेक्ट को इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब इस वाले पॉइंट की वजह से अब देखो जो मिश्रण द इनसफिशिएंट सुपर हीट ऑफ लिक्विड मेटल, ये जो स्टेटमेंट अब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि अगर आपने जो लिक्विड मेटल है उसको सुपर हीट नहीं किया या फिर हीट नहीं किया, आपने सफिशिएंट हीट नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा कि मिश्रण या फिर कोल्ड सेट का जो डिफेक्ट है वो कॉज करेगा। तो ये जो सी ऑप्शन आपने देख रहे हैं ये क्या है, राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं हॉट टीयर। अब क्रैक ड्यू टू हाई रेसिडुअल स्ट्रेस, चलो ये भी देख लेते हैं, हॉट टीयर के बारे में भी देख लेते हैं। हॉट टीयर, ठीक है, हॉट टीयर के बारे में देखते हैं। हॉट टीयर क्या कह रहा है, ऑल्सो नोन एज हॉट क्रैकिंग। ठीक है, आर द फेल्योर इन द कास्टिंग दैट ऑकर एज द कास्टिंग कूल्स। जब देखो कास्टिंग जब ठंडी होती है या फिर जब उसको कूल होती है तब जाकर के ये हॉट टीयर या फिर जो भी हॉट क्रैकिंग होता है ये आता है। अब इसकी वजह, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका रेसिडुअल स्ट्रेस की वजह से होता है। ठीक है, क्यों होता है, रेसिडुअल स्ट्रेस की वजह से होता है। एक बार इसको देखो रीड कर लेते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द मेटल इज वीक व्हेन इट इज़ टू हॉट एंड द रेसिडुअल स्ट्रेस इज
इन द मटेरियल कैन कॉज द कास्टिंग टू फेल एज इट कूल्स। ठीक है, प्रॉपर मोल्ड डिजाइन प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो ये वाला जो पॉइंट आप यहाँ से देख रहे हो ना, ये अगर आप प्रॉपर इसके गेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि अगर आपने जो मोल्ड है, मोल्ड को अगर आपने प्रॉपर डिजाइन किया है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, आप इस डिफेक्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। और आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि ये मतलब कि ये क्या करता है कि किसी भी से अगर आप मोल्डिंग कर रहे हो और या फिर कास्टिंग कर रहे हो तो क्या हो जाएगा कि अगर ये हॉट एयर जैसा अगर दिक्कतें आ रही है या फिर ये डिफेक्ट आ रहा है तो ये बहुत ही हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी सेक्शन के लिए अगर आप मतलब जिस तरह के सेक्शन के अगर आप कर रहे हो, कास्टिंग कर रहे हो या फिर जो भी, तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने चार जो भी थे, 4 पॉइंट थे और हमने क्या किया, चारों पढ़ लिया। तो देखो रेसिडुअल स्ट्रेस की वजह से ये भी होता है। तो अब ये चारों पॉइंट हमने देख लिया। 4 पॉइंट में बी को छोड़ के 3 क्या है कि सारे के सारे राइट स्टेटमेंट है और बी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। और हमें करना क्या है, लोकेट द फॉल्स पेयर। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन के लिए जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ इसको और उसके बाद से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इससे भी मैं क्लीन कर देता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। ये अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ वगैरह या फिर स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपको वो भी प्रोवाइड करा दें। क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो पीडीएफ बनाने में हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम वो भी आपके लिए कर देंगे। ये जितनी भी स्लाइडें चल रही हैं इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी दिमाग घुमाने वाला भी ये क्वेश्चन है। बहुत से लोगों को ये मतलब दिक्कतें आ जाती है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को क्या करना है ना, आपको खुद से करना है। अच्छा क्वेश्चन है और इसे हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हमारे लिए भी और ये आपके लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम कास्टिंग इज 3600 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम श्रिंकेज ऑफ एल्यूमिनियम ड्यूरिंग द सोलिडिफिकेशन इज, वॉल्यूम श्रिंकेज दे रखा है 6.6% दे रखा है। द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द राइजर नीडेड फॉर द एल्यूमिनियम कास्टिंग विल बी इक्वल टू। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे या फिर उसके बाद वाले वीडियो में या फिर हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद से एक बार कोशिश करें तब जाकर ये आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्ड सैंड। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्ड सैंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डायमेंशनल स्टेबिलिटी एमंग द फॉलोइंग इज। अब यहाँ पे देखो सारे क्या जितने भी ऑप्शंस में आप देख रहे हो ये सारे मोल्डिंग सैंड के क्या है कि प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक बार हम प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मैंने सारा लगभग जितने प्रॉपर्टी थे इसमें ऑप्शन में थे वो मैंने सारा यहाँ पे एक बार कर दिया। ठीक है, परमेबिलिटी, देखो परमेबिलिटी क्या होता है, द पैसेज ऑफ गैसेस मटेरियल, द पैसेजेस ऑफ गैसेस मटेरियल वाटर एंड स्टीम वेपर थ्रू आउट द मोल्डिंग सैड इज रिलेटेड टू पोरोसिटी और इन अदर वर्ड्स परमेबिलिटी। ठीक है, पोरोसिटी या परमेबिलिटी मतलब जो भी स्टीम हो गया, कोई भी गैस हो गई, तो उसको जाने के लिए कुछ ना कुछ जो पैसेज चाहिए होगा, रास्ता चाहिए होगा, उसी को हम बोलते हैं परमेबिलिटी या फिर उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी भी बोलते हैं, जो अपने डिफेक्ट के बारे में देखा होगा। ठीक है, सेम यही होता है। देखो ग्रीन स्ट्रेंथ, ग्रीन स्ट्रेंथ क्या है कि द कोर मेड ऑफ द ग्रीन सैंड शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू रिटर्न द शेप टिल इट गोल फॉर द बैकिंग। ठीक है, जब भी मतलब कि ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ये उसके लिए, मोल्डिंग सैंड के लिए। जब भी आप बनाते हैं तो उसके लिए जो ग्रीन स्ट्रेंथ होती है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। ये शेप को क्या करती है, रिटर्न की रहती है। ठीक है, मतलब डैमेज होने से ये उसको रोकती है। जब भी आप मतलब उसको बैकिंग करोगे तो वो क्या होगा कि शेप बिगड़ ना जाए, इसकी वजह से ग्रीन जो मोल्डिंग सैंड होता है उसमें क्या जो स्ट्रेंथ होगी वो ग्रीन स्ट्रेंथ हो ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी मतलब कि जो भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। फिर आता है ड्राई स्ट्रेंथ। ड्राई स्ट्रेंथ क्या कह रहा है, इट शुड हैव द एडिक्वेट ड्राई स्ट्रेंथ सो दैट व्हेन द कोर इज प्लेस्ड इन द मोल्ड इट शुड बी एबल टू रेसिस्ट द मेटल प्रेशर एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, ड्राई स्ट्रेंथ है कि अगर अब आपने जैसे मोल्डिंग सैंड आपने मोल्ड अप बना रहे हो, ठीक है, मोल्ड अप बना रहे हो और उसमें अपने जो हॉट मेटल है उसमें आपको पावर किया, आपने डाला, तो उसके बाद से क्या होगा कि जो भी जो सैंड होगा ना वो फास्टली क्या होता है कि ड्राई होने लगता है। ठीक है, सूखने लगता है। तो अगर वो सूखने लगता है ना तो वो जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो डैमेज ना हो जाए आफ्टर द ड्राइंग, तो उसके लिए हमें क्या होता है, ड्राई स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए ताकि वो शेप को रिटर्न किया जाए। इसका भी देखो यही मतलब है। ये दोनों पॉइंट आपको देखो स्ट्रेंथ में आते हैं। ठीक है, रिफैक्ट्रीनेस,
Since in the most cases the core is surrounded all around, it is desirable that the core material should have the higher refractoriness। ठीक है, रिफैक्टरीनेस का तो सिंपल से ये मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि कोर जो है वो डैमेज हो जाए। ठीक है, सिंपल सा मतलब यही है कि कोर डैमेज ना हो, एटलीस्ट वो क्या खुद को रिटेन करे रहे। तो इस वजह से वो जो प्रॉपर्टी होती है रिफैक्टरीनेस होती है। ठीक है, फ्लोएबिलिटी, फ्लोएबिलिटी क्या है? दिस इज सिमिलर टू प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं, पुराने वाले वीडियोज़ उनको देखें, हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सैंड टू टेक अप द डिजायर्ड शेप। ठीक है, डिजायर्ड शेप। सैंड मस्ट बी एबल टू ट्रांसमिट द ब्लो थ्रू द ड्यूरिंग रैमिंग। अब ये फ्लोबिलिटी है कि अगर जैसे आप रैमिंग कर रहे हो, ठीक है, रैमिंग कर रहे हो और रैमिंग कर रहे हो और ऐसे सैंड में ये कि फ्लोबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी ये है नहीं, तो जो सैंड है वो जो भी आपके जो थिन सेक्शन होंगे या फिर जो भी जो डिफ़िकल्टी सेक्शन आपने बना रखे हैं वहाँ तक वो अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो आपका जो भी कास्टिंग आप कर रहे हो उसमें क्या होगा, डिफेक्ट आ जाएंगे। तो ये फ्लोएबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रैमिंग करोगे तो वो जो सैंड है ना वो हर जगह पहुँच जाने चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसी को फ्लोएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसमें देखा जो भी हमने देखा है, अब इसमें कह रहा है कि डायमेंशनल स्टेबिलिटी। डायमेंशनल स्टेबिलिटी कौन सा देता है कि ठीक है, फ्लो एबिलिटी यही डायमेंशनल स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि जो रैमिंग करते वक्त अगर सैंड प्रॉपर तरीके से हर जगह नहीं पहुंच पाता है तो वो डिफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है, तो इसमें जो डायमेंशनल डिफेक्ट कॉज होंगे वो किसकी वजह से होंगे? अगर फ्लो एबिलिटी उसमें नहीं है तो प्रॉपर नहीं है तो इसकी वजह से होंगे। ठीक है ना, तो आप इसको याद रखना। इसमें मैंने सारे के सारे में भी आपको बता दिए, जितने भी डिफेक्ट थे वो भी मैंने डिस्कस कर लिए। उसके बाद से सैंड स्ट्रेंथ भी हमने डिस्कस कर लिए, आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन भी दे दिया और भी सारे कुछ मैंने आपको यहाँ पे लगभग बता दिया। ठीक है, इसके बाद से देखो और भी हमारे साथ पास ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम धीरे धीरे करके देखेंगे। बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। आप हमारे साथ ऐसे बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना और आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप प्रिपेयर होकर के आना। फिर से हमारे क्वेश्चन इसी तरीके से चलेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में और